दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आपको बता दें कि भारत में अनलॉक 3 की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, जिसमें से कई संस्थान खुल चुके हैं परंतु कई अभी खुलने बाकी हैं। इसी से संबंधित सभी खबरों को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 19,10,701 पहुँच गई है। इसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 5,87,467 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 12,82,929 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, परंतु दुख की बात यह है कि 39,856 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां पर 4,57,956 मामले हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,68,285 मामले हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 1,76,333 मामले हैं, जबकि कर्नाटक में 1,45,830 मामले हो गए हैं और दिल्ली में 1,39,156। वहीं पर उत्तर प्रदेश में 1,0310 मामले हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अयोध्या में रचा गया इतिहास, पीएम मोदी ने रखी राम मंदिर की आधारशिला। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। करीबन 500 साल से जिस लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा आज अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना आज साकार हो गया। बेहद ही शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ भी हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन उससे पहले पूरे विधि विधान से इस महा आयोजन की शुरुआत हुई। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। दोस्तों आपको बता दें कि 29 साल से पीएम नरेंद्र मोदी को इस दिन का इंतजार था और आज जब इंतजार पूरा हुआ तो उन्होंने अपनी भक्ति से इसे यादगार बना दिया। राम मंदिर भूमि पूजन के खास मौके पर पीएम मोदी धोती और सिल्क के कुर्ते में पारंपरिक पोशाक में नजर आए। अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी से पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला सीधे राम जन्मभूमि पहुंचा। उन्होंने रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम करने के बाद रामलला की पूजा भी की। रामलला को फूलों की माला पहनाई, पुष्प, अक्षत और चंदन अर्पित किया और फिर रामलला की आरती भी उतारी। आरती के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की परिक्रमा भी की। दोस्तों आपको बता दें कि रामलला की आरती के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। ऐसी भी मान्यता है कि पारिजात को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही, सुशांत केस सीबीआई को हुआ ट्रांसफर, केंद्र ने मानी बिहार सरकार की सिफारिश। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी थी। अब केंद्र ने बिहार सरकार की ये सिफारिश मंजूर कर ली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि उन्होंने सुशांत केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। अब इस केस की सीबीआई जांच करेगी। आपको बता दें कि लंबे समय से सोशल मीडिया पर इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के वकील एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मान ली गई है। रिया की तरफ से वकील श्याम दीवान ने कहा कि एसजी की तरफ से जो कहा गया है यहाँ वह मामला नहीं है। ऐसे में अदालत रिया की याचिका पर गौर करे। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन करना सही मैसेज नहीं देता, वो भी तब जब केस में मीडिया की रुचि हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो। बिहार के आईपीएस ऑफिसर के साथ बुरा बर्ताव करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे गलत संदेश जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कोर्ट को संतुष्ट करे कि उन्होंने इस मामले में उन्होंने प्रोफेशनल काम किया है। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को सुसाइड कर लिया था। उनकी इस घटना के बाद से हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 35 रुपए में होगा महामारी का इलाज, सन फार्मा ने बाजार में लॉन्च की दवा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के इलाज के लिए सस्ती दवा बाजार में अब आ गई है। दवा बनाने वाली प्रमुख कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने इस बीमारी के हल्के लक्षणों वाले मामले के लिए इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिरावीर को फ्लूगार्ड ब्रांड नाम से पेश किया है। इसकी कीमत प्रति टैबलेट 35 रुपए है। दोस्तों आपको बता दें कि सन फार्मा ने शेयर बाजार को बताया कि फ्लूगार्ड इस हफ्ते से बाजार में उपलब्ध होगी। फेविपिरावीर एकमात्र ओरल एंटीवायरल इलाज है जिसे भारत में हल्के से मध्यम महामारी रोग के संभावित इलाज
इलाज के लिए मंजूर किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सन फार्मा इंडिया के बिजनेस सीईओ ने बताया कि हम फ्लू गार्ड को ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक पहुंचाने के लिए एक किफायती कीमत पर पेश कर रहे हैं ताकि उनके आर्थिक बोझ में कमी आए। तो दोस्तों अब जिस तरीके से बाजार में दवा उपलब्ध हो रही है तो अब इसमें चिंता की बात नहीं है, परंतु हमें सावधान जरूर रहना है। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस न होने पर नहीं देना चाहते जुर्माना, तो करिए ये काम। दोस्तों आपको बता दें कि अधिकांश बैंक अपने ग्राहकों से बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने के लिए कहते हैं। ऐसा न करने पर जुर्माना भरना होता है। बैंक का न्यूनतम बैलेंस 5,000 रूपए से लेकर 10,000 रूपए के बीच में हो सकता है। आपको बता दें कि शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण ब्रांच ग्राहकों के लिए न्यूनतम शेष गैर रखरखाव शुल्क अलग अलग होता है। आपको बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जैसे कुछ बैंकों ने 1 अगस्त 2020 से न्यूनतम शेष राशि के गैर रखरखाव के लिए अपने शुल्कों में बदलाव किया है। यदि खाता धारक न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने में विफल रहता है तो एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक खातों के प्रकार के आधार पर जुर्माना लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि इसकी न्यूनतम शेष राशि 1,500 से लेकर 2,000 रूपए तक बढ़ाई गई है। यदि कोई ग्राहक किसी खाते में इस राशि को बनाए रखने में विफल रहता है तो बैंक अब प्रति माह 75 रूपए तक का जुर्माना वसूल करेगी। आपको बता दें कि ऐसे लोग जो मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो उनके लिए एक सुझाव है। यदि आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं तो उस स्थिति में आपके पास शायद ही पहले से कोई एक शून्य शेष बचत खाता हो, क्योंकि ऐसे खातों की सुविधा आमतौर पर जॉब के साथ ही मिलती है। हालांकि यदि आपके पास पहले से ऐसा खाता नहीं है तो आप व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक शून्य शेष खाता भी खोल सकते हैं। इन्हें बुनियादी बचत बैंक जमा यानी कि BSBD खाता कहा जाता है और अधिकांश बैंक इन्हें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। तो अब आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऐसा कोई खाता नहीं है तो आप भी शून्य बैलेंस खाता खुलवा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि स्पाइस जेट के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर, 1 सितंबर से इस देश के लिए शुरू होंगी उड़ानें। दोस्तों आपको बता दें कि विमानन कंपनी स्पाइस जेट को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर स्लॉट मिल गया है। इससे एयरलाइंस अगले महीने 1 सितंबर से लंदन के लिए उड़ानें शुरू कर सकेंगी। स्पाइस जेट के मुताबिक उसे एयर बबल करार के तहत ये स्लॉट मिले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के बाद इसका विस्तार करके उसे नियमित उड़ान सेवा की इजाजत दी जाएगी। एयर बबल ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि 2 देशों की एयरलाइंस कुछ नियमों और अंकुशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट कर सकती है। आपको बता दें कि ये भारत और ब्रिटेन के बीच में बबल करार के तहत है जो 23 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। एयरलाइंस ने कहा है कि नियमित परिचालन शुरू होने के बाद इसका विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि स्पाइस जेट ने कहा कि सर्दियों के टाइम टेबल के नियमित परिचालन का स्लॉट लेने के लिए उसकी बातचीत चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई के लिए उड़ान सेवा शुरू की है। ये दोनों देशों के बीच बनी सहमति से हुआ है। इस यात्रा के शुरू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की थी। उसमें कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से दिल्ली आने वाले पैसेंजर को 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखना होगा। इसके बाद उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ग्राम पंचायत और सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की समस्या होगी दूर, मिलेगी फ्री में सेवाएं। दोस्तों आपको बता दें कि जिले के गांव भी अब वाईफाई से जुड़ेंगे। ग्राम पंचायत की सरकारी बिल्डिंग, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल फ्री में इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जिले के सभी गांवों को सितंबर माह तक जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं इसी 15 अगस्त को 60 गाँव में इंटरनेट सेवा की शुरुआत भी कर दी जाएगी, जिससे कि लोगों को फायदा होगा। अब इंटरनेट की सुविधा तो है लेकिन इतनी फास्ट नहीं कि कोई काम समय पर हो सके। आपको बता दें कि जिला प्रशासन अब इन गाँव को डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट से जोड़ेगा। यहाँ पर BSNL और अन्य कंपनियों के कनेक्शन किए जाएंगे ताकि समय पर कनेक्शन हो सके। इसके लिए एक निजी कंपनी को ठेका भी दिया गया है। आपको बता दें कि फतेहाबाद जिले के 60 गाँव में इंटरनेट सेवाएं 15 अगस्त तक शुरू कर दी जाएंगी, जिसमें कि फतेहाबाद खंड के 30 गाँव शामिल हैं। इसके अलावा टोहाना और रतिया खंड के 30 गाँव में प्राथमिक तौर पर इंटरनेट सेवाएं शुरू की जा रही हैं। दोस्तों जिस तरीके से अब सभी काम डिजिटलाइज हो रहे हैं और तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, ऐसे में अगर इंटरनेट की सुविधा मिलती है तो ये सभी के लिए राहत की बात है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या सोच है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि घर बैठे अब घूम सकेंगे रेल म्यूजियम। तकनीकी की मदद से रेलवे देगा ये सुविधा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के इस मुश्किल दौर में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, साथ ही अपने ग्राहकों को हर संभव बेहतर सुविधाएं देने का भी प्रयास कर रहा है। अगर आपको रेलवे के इतिहास से जुड़ी जानकारियों के लिए रेल म्यूजियम का टूर करने का मन है तो अब आप अपने घर बैठे इसका मजा ले सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे हालात को देखते हुए आज के तकनीकी युग में नई तकनीक का इस्तेमाल करके NER रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर में स्थित रेल म्यूजियम का वर्चुअल टूर तैयार कर रहा है।
आपको बता दें कि इस वर्चुअल टूर के जरिए घर बैठे ही आप रेल म्यूजियम घूम सकेंगे। वर्चुअल टूर को 2 भागों में बांटा गया है। एक में आपको रेल म्यूजियम में मौजूद जगहों की तस्वीरों के जरिए घुमाया जाएगा, वहीं दूसरे में वीडियो के जरिए म्यूजियम का टूर करवाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कर्नाटक के हुबली में एक नया रेल म्यूजियम बनाया है। इसे बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ की गई फेस्ड लाइट इसे रात में और भी खूबसूरत बना देती है। जल्दी इसे आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा कि इस रेल म्यूजियम को जल्द ही जनता के लिए खोला जाएगा। इस म्यूजियम के जरिए लोगों को रेलवे के गौरवशाली इतिहास और विकास की यात्रा के बारे में पता चल सकेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मेयर ने कहा कि गारंटी फ्री लोन लेने के लिए जोन दफ्तरों में संपर्क साधें। दोस्तों आपको बता दें कि मेयर करमजीत सिंह और कमिश्नर कोमल मित्तल ने संयुक्त तौर पर अपील की है कि महामारी के कारण रेहड़ी पटरी वालों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार की प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के अंतर्गत बैंकों से 10,000 रुपए तक के रेहड़ी पटरी वालों के लिए गारंटी फ्री लोन दिया जाना है। इसके लिए कोई भी रेहड़ी पटरी वाला नगर निगम अमृतसर के जोनल कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए वेंडर आई कार्ड, वेंडर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट कॉपी, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, इसकी जरूरत होगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमेरिका समेत कई देशों में भारत के जैविक उत्पादों की धूम, एक्सपोर्ट में तेजी से इजाफा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के जैविक उत्पादों की दुनिया भर में धूम है। यहाँ के ऑर्गेनिक फल, सब्जी, दाल और मसालों की मांग लगातार बढ़ रही है। निर्यात में हर साल इजाफा हो रहा है। जुलाई में ही भारत ने 90,000 मीट्रिक टन जैविक उत्पादों का एक्सपोर्ट कई देशों में किया। बाहर के देशों में जैविक उत्पाद की मांग बढ़ने से किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि एपिडा के मुताबिक इस सामान का निर्यात अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट के देशों में भारत के जैविक उत्पादों की मांग काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि एपिडा ने बताया कि पिछले साल जुलाई में जैविक उत्पादों का एक्सपोर्ट 74% था, जो कि इस साल जुलाई में बढ़कर 78% हो गया है। एपिडा का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। जुलाई में भारत सरकार ने $103 मिलियन के जैविक उत्पादों का निर्यात किया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि मेडिक्लेम समेत सभी बीमा पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला। IRDA ने कंपनियों को दी है इसकी छूट। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में आ रही दिक्कतों को देखते हुए IRDA ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मेडिक्लेम या लाइफ बीमा पॉलिसी यानी कि ई पॉलिसी जारी करने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि IRDA ने एक सर्कुलर जारी करके जीवन बीमा कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज को छापकर बीमा धारक के पास भेजने के नियम से छूट दे दी है। हालांकि ये छूट शर्तों के साथ दी गई है। आपको बता दें कि IRDA ने कहा कि ये छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसी के लिए मान्य रहेगी। विभिन्न बीमा कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद IRDA ने इसका फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनियों को ई पॉलिसी को देखने समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा। साथ ही ग्राहकों से ई पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी। अगर ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे भेजना होगा। आपको बता दें कि इस बीच नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को हर एक तिमाही उसकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की भी इजाजत दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि IRDA के मुताबिक महामारी के खिलाफ अभियान में डॉक्टर और दूसरे हेल्थ वर्करों ने जो योगदान दिया है उसको देखते हुए बीमा कंपनियों ने महामारी कवच के लिए डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को 5% छूट देने की बात कही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि ताजमहल, धार्मिक स्थल और जिम पर फिलहाल लटका रहेगा ताला, DM ने दिया है आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन ने यथास्थिति बरकरार रखने का निर्णय लिया है। फिलहाल ताजमहल सहित अन्य स्मारक और धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ताजमहल और फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में हर दिन नए मरीज मिल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर कई कंटेनमेंट जोन हैं। जब तक कि जोन खत्म नहीं होंगे तब तक स्मारकों को नहीं खोला जाएगा। वहीं बुधवार से जिले में 4 माह के बाद खुलने जा रहे जिम और योगा सेंटर को भी न खोलने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि DM प्रभु N सिंह ने बताया कि जल्द ही महामारी की रोकथाम की समीक्षा की जाएगी। जिस तरीके से आगरा में केस आ रहे हैं उसके चलते ताजमहल, धार्मिक स्थल, जिम और योगा सेंटर को न खोलने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि हर महीने बढ़ा सकते हैं 5,000 रुपए तक की इनकम। भले ही आप नौकरी करते हैं या फिर आपका बिजनेस है, लेकिन हर इंसान इन सब के बाद भी हर महीने एक एक्स्ट्रा रेगुलर इनकम चाहता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम ऐसा ही एक ऑप्शन है। इस स्कीम की डिटेल में अगर आप जाएं तो पाएंगे कि हर कोई कमाने वाला व्यक्ति पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकता है। तो पोस्ट ऑफिस स्कीम के तहत हर महीने की कमाई दुगनी हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के मुताबिक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम उन निवेशकों के लिए ज्यादा सही है जो हर महीने तय इनकम की तलाश में होते हैं, लेकिन वह निवेश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा सही है, बल्कि ये हर किसी
के लिए फायदेमंद है। दोस्तों आपको बता दें कि एक्सपर्ट का कहना है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम निवेशकों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जो अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए एक रेगुलर इनकम पाने के मकसद से एक मुश्त निवेश करने की मांग करते हैं। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं, लेकिन पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट के मामले में ये मैक्सिमम लिमिट दुगनी होकर 9 लाख रुपए हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 4.5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 6.6% के हिसाब से सालाना ब्याज 29,700 रुपए मिलते हैं। वहीं अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वहीं सालाना 59,400 रुपए मिलते हैं, जो कि महीने का 4,950 रुपए बनता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप सालाना ब्याज वापस नहीं लेते हैं और उसे अकाउंट में ही छोड़ देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। निवेशक ब्याज के जरिए ज्यादा पैसा हासिल कर सकते हैं और चक्रवृद्धि के फायदों का लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि माता वैष्णो देवी सहित 16 अगस्त से खुल जाएंगे जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थल। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए प्रदेश में बंद किए गए सभी धार्मिक स्थल 16 अगस्त से खोलने का फैसला किया है। हालांकि सरकारी आदेश में माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने का अलग से कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसी दिन से श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के साथ इसकी यात्रा शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि 16 अगस्त 2020 से जम्मू और कश्मीर के सभी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी धार्मिक जुलूस और बड़े धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे ताकि महामारी संक्रमण का खतरा न हो। आपको बता दें कि यात्रा और धार्मिक स्थलों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी की यात्रा 19 मार्च को बंद कर दी गई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश बुधवार से अगले आदेश तक प्रभावी माने जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि दिल्ली के इन 20 चौराहों पर बनेंगे यू टर्न, लाखों लोगों का सफर होगा आसान। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले जिस जाम को दूर करने के लिए यातायात पुलिस और लोक निर्माण विभाग वर्षों से माथापच्ची कर रहे थे, उसे दूर करने में बैक टू बैक यू टर्न व्यवस्था कारगर साबित हो रही है। इस व्यवस्था के तहत अब तक राजधानी में 22 लाल बत्ती समाप्त करके लोगों को जाम से मुक्ति दिलाई जा चुकी है। वहीं 50 लाल बत्ती की ओर खत्म करने के लिए प्रस्ताव तैयार है। दिल्ली सरकार भी इस व्यवस्था के पक्ष में है, क्योंकि इससे मोटी रकम खर्च किए बिना ही कम समय में जाम की व्यवस्था दूर हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस कार्य में महज 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है और पैसा भी नाम मात्र का ही खर्च होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ITO चौराहा, चिराग दिल्ली चौराहा, पीरागढ़ी चौराहा, कंझावला चौराहा, दिल्ली गेट चौराहा, राजघाट चौराहा, ब्रिटानिया चौराहा, इंदरलोक मेट्रो स्टेशन चौराहा और इनके अलावा कई और भी चौराहे हैं जहां पर यू टर्न बनाने की योजना है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि दिल्ली में झमाझम बारिश, NCR में सुहाना हुआ मौसम, मुंबई में जमकर बरसे बादल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली NCR में बुधवार सुबह बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों और नोएडा के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। हालांकि कुछ जगहों पर सिर्फ तेज हवा चली, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश और बादलों के कारण बुधवार सुबह दिल्ली और NCR में मौसम सुहाना हो गया। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने पहले ही दिल्ली और NCR में बारिश की चेतावनी जारी की थी। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई और पड़ोसी जिलों थाने और पालघर में बुधवार सुबह भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने क्षेत्र में घने बादल छाए रहने के मद्देनजर दिन में और तेज बारिश का अनुमान जताया है। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई शहर और बांद्रा तथा कुर्ला जैसे उपनगरों में पिछले 12 घंटों के दौरान 30 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर छाया राम नाम। राहुल गांधी बोले कि राम प्रेम, करुणा और न्याय है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में राम नाम की गूंज है। आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। ये अवसर किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे। कई सौ साल बाद राम भक्तों का सपना पूरा हुआ। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। उन्होंने आगे लिखा कि राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है और वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान जारी करके भूमि पूजन के लिए शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि राम सब में है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पाकिस्तान के नए नक्शे पर बोला भारत, ऐसे दावे हास्यास्पद, इनकी कोई कानूनी वैधता नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मंगलवार को विवादित नक्शा जारी किया,
जिसमें कि कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को उसने अपना बताया। पाकिस्तान की इस हरकत का अब भारत ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से जारी पॉलिटिकल मैप को देखा है। उनके इन हास्यास्पद दावों की न तो कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि भूमि पूजन से पहले अवैसी बोले बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का आज भूमि पूजन हो गया। इस भूमि पूजन से पहले AIMIM के अध्यक्ष अवैसी ने कहा कि वहां बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बकायदा हागिया सोफिया का उदाहरण भी दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट में कहा कि बाबरी मस्जिद था और हमेशा एक मस्जिद रहेगी। हागिया सोफिया हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर भूमि का पुनर्निर्धारण निर्णय इसे बदल नहीं सकता। दिल टूटने की जरूरत नहीं है, स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।